कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस किए और वहां पे 22 सवाल जिलों को पूछा गया था। वो 22 सवाल क्या थे और कौन कौन जिला उस पे पास हुए या फेल हुए, लोगों को सहूलियत देने को लेकर आज मुख्यमंत्री ने जोर दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रारूप पे नहीं, अगर उनके पास सादे कागज में भी अगर कहीं से शिकायत आती है तो उस पर ना केवल कार्रवाई हो पर समय सीमा भी सुनिश्चित कर दिया जाए कि कितने दिनों के अंदर यह कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार अधिकारियों की कामों को लेकर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने कुछ काम को लेकर संतुष्टि जाहिर नहीं किए, यह भी एक बात है। और साथ ही कई कामों को लेकर मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को हिदायत भी दिए कि जैसे लोक सेवा गारंटी को लेकर और कैसे अधिक प्रभावी बनाया जाए, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा को लेकर, कोरोना को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा था कोरोना को लेकर ना थकना है ना निराश होना है। संख्या जरूर बहुत ज्यादा दिख रही है पर इससे हम जीतेंगे जरूर। यह भी कहा कि क्वारंटाइन सेंटर को लेकर उन्होंने इस बात को लेकर कलेक्टरों से कहा कि वहां की जो सुविधाएं हैं और बेहतर होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या समझा जाए? दूसरी तरफ से कोरोना में लगातार जिस हिसाब से कामों काजों को लेकर शिथिलता आ रही थी या पूरी प्रशासन की फोकस केवल कोरोना पे आ गई थी, विकास कहीं पीछे चला गया था। आज की इस बैठक पर इस बात को जोर दिया गया कि अब समय आ गया है, लोक हितकारी कामों को फिर से आगे रखा जाए, प्रायोरिटी में रखा जाए। और साथ ही जो किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसका पैसा मिला कि नहीं, कृषि की काम कैसी हो रही है, मनरेगा ठीक चल रहा है कि नहीं, शहर की और गांव की सड़क का काम कैसा चल रहा है, एक लंबी लिस्ट है। 22 सवालों को लेकर सबसे पूछा गया। लगातार मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंतित भी दिख रहे थे कि क्योंकि कोरोना है, सरकार या अधिकारी जमीन तक लगातार जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोरोना को लेकर कुछ पाबंदियां है। पर एक बात, इस बात पर भी जोर दिया गया कि यहां पे जो भी अधिकारी है वो अपने स्तर पे निगरानी रखें। उन्होंने ये बात पे जरूर कहा कि रायपुर में काम अच्छा हो रहा है, साथ ही कई जिलों में काम अच्छा हो रहा है। जो प्रभारी अधिकारी सचिव थे जिनको अलग अलग जिलों का भी प्रभार दिया गया था, सेक्टर का काम दिया गया था, उनकी भी काम की तारीफ की। पर साथ में जिस हिसाब से कुछ कानून को, कुछ अधिकारियों को, कुछ कानून को और कुछ अधिकारों को परिवर्तन की ओर बात किए, आज इन सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे। आखिर क्यों मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि उनकी निगरानी में सारे काम होंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ है धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस का, साथ ही अमित चिमनानी, पैसे में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और सारी जो कलेक्टर के कॉन्फ्रेंस है इसको नज़र रखे हुए हैं हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र सिंह। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले साथी सुरेंद्र सिंह से मैं ये जानना चाहूँगा, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में लंबे अरसों के बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से एक ही साथ रूबरू हुए। कैसे आप देखते हैं इसको सुरेंद्र जी? देखिए, जिस तरह से ये पूरी जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जो 28 जिले के जो कलेक्टर हैं उनके साथ में बैठक अभी चल ही रही है। और जिस तरह से लगातार जो 22 अलग अलग बिंदुओं पर एजेंडा बनाया गया था उसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो शासकीय जो प्रशासनिक जो अमला है किस तरह से काम कर रहा है, उसको पूरी मंथन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। लगातार अलग अलग विभागों के और अलग अलग जो कलेक्टर्स हैं उनके साथ में बैठ के ये रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो उन्होंने सरकारी योजनाएं जो उनकी बनाई हुई, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा, गरुवा, घुरुआ और बाड़ी, और साथ ही जिस तरह से जो राजीव गांधी न्याय योजना है उसको किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है धरातल पर, उसको देखते हुए कलेक्टर्स के साथ में सीधे निर्देश भी दिए हैं, उनसे बातचीत भी की है, क्योंकि 22 अलग अलग एजेंडे बनाए गए थे, उन पर बातचीत हुई है। अभी भी चल रही है जो बैठक है? अब
जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बैठक मैराथन बैठक है और 11:30 बजे 11:45 बजे ये बैठक शुरू हुई है और उसके बाद से लगातार बैठक चल रही है। कुछ लंच हुआ, उसके बाद से लगातार इस बैठक का क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग योजनाएं उनको किस तरह से उनको अमली जामा पहनाया जाए, किस तरह से उनको धरातल पर लाया जाए, उसको देखा दिया गया। साथ ही जो लोक सेवा जो गारंटी जो अधिनियम है उसको ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री ने किया है। अगर इसमें किसी पर कोई कोताही बरती जाएगी तो जुर्माना भी। सुरेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे साथ है धनंजय सिंह ठाकुर। धनंजय जी, आखिर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की कोरोना काल में क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए होता जी, अगर आज के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की हम चर्चा कर रहे हैं तो हमको इसके 2 महीना पहले जब अप्रैल माह में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वराजी योजना और फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जो यहाँ के सचिवों को निर्देश दिए थे कि इन पूरे कामों की कार्यवाही की योजनाओं की जानकारी वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे, उनके टेबल पे रहेंगे, उनके कार्यालय पे रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने एक योजना दिया था कि इसके लिए ऐप बनाया जाए, इसके लिए एक वेबसाइट बनाया जाए जिसमें पूरी योजनाओं की जानकारी हो और जानकारी आम जनता उसमें जब चाहे तब देख ले और ऐप के माध्यम से सीधा मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित कर ले और योजनाओं को धरातल पर जनता तक पहुंचने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हम जो योजना जनता के लिए बना रहे हैं वो योजना में कहीं कोई कमी ना हो, क्योंकि आप योजना बनाते हैं और योजना जब धरातल में जाता है तो कुछ में तकनीकी खामियां भी सामने आती है। उस खामियों को हम दूर कर सके ताकि योजना का वास्तविक रूप से लाभ हितग्राहियों को मिल रहे, इसलिए इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी है। और 2 महीने पहले जो हुई बैठक है उसी बैठक की आज की बैठक का एजेंडा भी वही है, इसलिए सभी जिला कलेक्टरों को धनंजय जी जिस हिसाब से एक सेकंड, चाहे वो नरवा गुरुआ बारी धनंजय जी बात कर लिया जी, ठीक है धनंजय जी, जो आपने पिछले सरकार ने लोक सेवा गारंटी योजना बनाई थी, क्या उसी को और कैसे मजबूती दिलाया जाए उसी की प्रयास है? आज जैसे मुख्यमंत्री ने निर्देशित किए हैं अधिकारियों को कि उसको और प्रभावी बनाया जाए करके। धनंजय जी, निश्चित तौर पर जो लोक सेवा गारंटी योजना जो देश भर में चल रही है, जिसमें यह तय है कि अगर किसी शासकीय कार्यालय में कोई आवेदनकर्ता आता है, किस प्रकार की उसकी शिकायत है या किसको काम की आवश्यकता है या उनकी जो जरूरत है वो एक निश्चित समय में पूरा हो, उसको उस काम के लिए भटकने की आवश्यकता ना पड़े, तो एक प्रकार से मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की ये कामों को लेकर, आम जनता की समस्याओं को लेकर जो जिम्मेदारी है, जो प्रतिबद्धता है, इस माध्यम से दिखता है और होना भी चाहिए। हम अगर कोई योजना बना रहे हैं और उसका हम समीक्षा कर रहे हैं, मतलब हम उस योजना को धरातल तक पहुंचाने में जो हमारी जो प्रयास है कितना सफल हुआ देखना चाहिए, इससे हम उस योजना को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है अभी चिमलानी जी, मुख्यमंत्री कोरोना काल में भी विकास को लेकर चिंतित हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि 3 एंगल्स में मैं आज के इस बैठक को देखना चाहता हूं। एक तो बैठक होनी चाहिए, उसमें कोई विषय नहीं है, कलेक्टर से आप बात कर रहे हैं वो भी सबको करना चाहिए, लेकिन ये कलेक्टर अभी अभी आपने बदले हैं। पूरे प्रदेश में कोविड-19 के समय जब एक महामारी से कलेक्टर्स लड़ रहे थे और कुछ महीनों में उन्होंने ये समझना शुरू ही किया था कि हम इस महामारी से कैसे लड़ें, तब उस वक्त उस नाजुक मौके पर आपने सारे कलेक्टर्स को बदल दिया। अब उन कलेक्टर्स को बदलने के कुछ ही दिन के बाद अगर आप समीक्षा करेंगे कि काम कैसा चल रहा है और एक लंबी चौड़ी फेयर लिस्ट जो मैं देख रहा था 22 मुद्दे हैं उस पर आप चर्चा करेंगे, तो आपको जो समीक्षा होनी चाहिए वो मुझे नहीं लगता होगी। और दूसरी बात, विकास का पहिया कैसे आगे बढ़ेगा? ये योजनाओं की जो समीक्षा कर रहे हैं, ये योजनाएं धरती पर बिना पैसे के कैसे उतरेंगी? कोविड-19 से लड़ने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप केंद्र को लगातार चिट्ठियां लिखते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में जो पंचायतें मेंटेन कर रही हैं उनको महासमुंद पिथौरा के एक अधिकारी लिखते हैं, लिखित आदेश है सरकार का कि आप दान के पैसे से उनके भोजन की व्यवस्था करिए। तो आपके पास मजदूरों को 2 वक्त खिलाने का खाना नहीं है, पैसे नहीं दे रहे हैं आप, तो आप इतनी सारी योजनाओं की समीक्षा कैसे करेंगे और उसको पैसा कैसे देंगे? ये एक एंगल है मेरा। दूसरा, मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो अगर अच्छी व्यवस्था है तो कल ही सूरजपुर से 80 श्रमिक एक ही क्वारंटाइन सेंटर से क्यों भाग गए? हम लगातार देख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स की एक लंबी फेहरिस्त है अव्यवस्थाओं की, सांप बिच्छू काट रहे हैं,
1 दर्जन से ज्यादा लोग, 3 गर्भवती महिलाओं, 4 बच्चों सहित मारे जा चुके हैं। और कोरबा के एक ही मैं धनंजय जी से जवाब ले लेता हूं। 38 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बस 10 सेकंड, 38 के, हाँ बस 10 सेकंड पूरा कर लूं। 38 के 38 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो 1-2 को संक्रमण था, ये माना जा सकता है। उन 1-2 लोगों से 38 लोगों को कैसे हो गया? तो आप कुछ भी पालन नहीं करा पा रहे हैं, ना आपके पास पैसे हैं, ना आप पैसे दे रहे हैं, तो बात बनेगी कैसे? समीक्षा का क्या मतलब है? ठीक है, धनंजय जी क्या कहेंगे? 2 बातों को उन्होंने कहा कि अभी जब आपने कलेक्टर बदले हैं तो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करके जिले के बारे में उनसे पूछताछ करना सही है क्या? ये बीजेपी के आरोप है। देखिए होता जी, आप जो सरकारी योजनाएं पूर्व में संचालित कर रहे हैं, वो योजना धरातल पे कहां तक पहुंची है, हितग्राहियों को कितना लाभ हुआ है, इसकी समीक्षा अगर आप कर रहे हैं तो ये कलेक्टरों का ट्रांसफर होना बहुत अच्छा है उसमें। इसलिए क्योंकि अगर कलेक्टर वहां से हटते हैं, दूसरा कलेक्टर जाता है, तो जो योजनाएं कितनी यहाँ धरातल पे पहुंची है उसकी बात जो वास्तविकता आपके सामने में आती है, पहली बात। दूसरी बार अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बात कर रहे थे कि राज्य के पास पैसा नहीं है, पैसे कहां से आएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने केंद्र की सरकार से कोरोना महामारी संकट काल में 30,000 करोड़ रुपए की राशि जो है छत्तीसगढ़ के आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जब मांग की है, तो यही भाजपा के नेता, यही भाजपा के सांसद जो उसका विरोध करने लग गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोयम दर्जे की राजनीति। एक और कहते हैं कि राज्य को विकास कार्य कैसे होगा, दूसरी ओर जब केंद्र से मदद मांगते हैं तो यही लोग विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजनीति कर रही है। और छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही, चाहे हम राजीव गांधी किसान योजना की बात कर ले, या मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात कर ले, या शहरी सलाम योजना की बात कर ले, या हाट बाजार क्लिनिक की बात कर ले, या नरवा गरवा घरुआ बाड़ी योजना की हम बात कर ले, इन योजनाओं में कहीं भी किसी प्रकार की आर्थिक कमी की बात नहीं है। ये योजना धरातल पर काम कर रही है, इसका लाभ भी मिल रहा है, और हम अपने संसाधनों से, अपने बलबूते पर इन योजनाओं को चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी जो राज्य के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, जो जनता ने हमको जिम्मेदारी देकर यहाँ पे भेजा है, उस जिम्मेदारी का हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं और पूरा उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने की हमारे प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कहीं भी किसी प्रकार की आर्थिक वित्तीय संकट की बात इस पर नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तय कर ले कि राज्य के विकास के लिए केंद्र से मदद मांगने वाली मांग रही जब सरकार, तो उसका विरोध करना चाहिए, उसमें मदद करना चाहिए। भाजपा के नेता पहले तय कर ले। अमित चेमनानी जी, कोरी राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? ये लगातार आप पर आरोप लग रही है कि एक तरफ से आप राज्य जब आर्थिक पैकेज की मांग करती है आप विरोध करते हैं, और सरकार, राज्य सरकार कोई काम कर रही है तो आप उसको भी विरोध कर रहे हैं, और आपको इसमें राजनीति सूझ रही है कोरोना काल में। क्या कहेंगे धनंजय जी, यही आरोप लगाए? बड़ा अच्छा प्रश्न हमारे मित्र धनंजय जी ने उठा दिया है, और मैं जो जवाब दूंगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीति कौन कर रहा है। 30,000 करोड़ रुपए आप सरकार से, केंद्र सरकार से मांगते जरूर हैं, लेकिन जब एक राष्ट्रीय पत्रकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि आप इतने पैसे मांग रहे हैं, उसका प्रबंध केंद्र सरकार कैसे करेगी, तो उन्होंने ये कहा था कि केंद्र के पास तो नोट छापने की मशीन है, वो जाने, हमको क्या, हमको तो मांग करना है। तो जब आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो तभी पता चल जाता है कि 30,000 करोड़ आप किस हिसाब से मांग रहे हैं और राजनीति करने के लिए ही मांग रहे हैं। क्या नोट छापे जाने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? क्या नोट छापे जाने से और जो तकलीफें होती हैं वो एक मुख्यमंत्री को नहीं मालूम होनी चाहिए? क्या ये एक मुख्यमंत्री का जवाब होना चाहिए? तो ये मांग नाजायज थी, ये उन्होंने अपनी बात से ही बता दिया। अब दूसरी चीज, ये जो विकास के काम कर रहे हैं, तो क्या बिलासपुर के कलेक्टर ने आज मुख्यमंत्री जी को यह बताया है कि तिलक नगर में उन्होंने कोविड-19 की महामारी के दौरान ही 400 गरीबों के घर तोड़ दिए हैं? क्या कलेक्टर ने बताया? क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई संज्ञान लिया? लोगों के पास आशियाना नहीं है, आर्थिक तंगी है, और आप जमीनों को खाली करने के लिए उनके घर तोड़ रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं हम विकास की समीक्षा कर रहे हैं। तो बताएं, इसका जवाब दें धनंजय जी, घुमाएं ना। क्या मुख्यमंत्री जी इस पे कुछ बोले क्या? होता जी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने एक बात तो स्वीकार किया कि केंद्र सरकार के पास एक राज्य के मांगी गई 30,000 करोड़ रुपए की राशि देने की क्षमता नहीं है। ये भाजपा के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता ये बता दे, जो देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो घोषित किया है, उसके लिए फंड कहां से आएगा?
जब एक राज्य को आप 30,000 करोड़ की राशि देने में अक्षम है, जो केंद्र सरकार, ये भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो जुमला पैकेज ही हुआ। और इस बात स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर छत्तीसगढ़ में जब भी मदद की बारी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करते रही है। और मैंने पहले कहा है कि छत्तीसगढ़ अपने संसाधन पर, अपने बलबूते पर, अपने दम पर अभी तक हमने किसानों का कर्ज माफ किया है, किसानों के धान को 25 रुपए के दाम में खरीदे हैं। राजीव गांधी किसान योजना में भी हमने अपनी क्षमता के अनुसार किसानों को जो वादा के पूरा किए हैं। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बता दे, जो केंद्र सरकार 30,000 करोड़ का पैकेज नहीं दे पा रही है, वो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज के जुमला क्यों देश की जनता को गुमराह करने के लिए दिया है? अमित जी। धनंजय जी, मुझे लगता है आर्थिक मामलों पर थोड़ा आपको हमको बैठ करके एक लंबी स्टडी करनी चाहिए, तब हमको ये पता चलेगा कि आप लोग जो कैश लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं ना, वो कैश के रूप में ही लोगों को मदद नहीं दी जाती, जिसमें 100 में से 85 रुपया आप लोग, आपके प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि नहीं पहुंचता, 15 पैसा पहुंचता है। हमारी ऐसी नीति नहीं है। हम लोग आप में सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोला था, परेशान नहीं होइए, परेशान नहीं होइए, सुनिए, परेशान नहीं होइए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ धनंजय जी, मैं आपका पूरा जवाब दे रहा हूँ। आप मेरा एक भी जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। सुनिए, मैं आपको थोड़ी आर्थिक जानकारी दे रहा हूँ। धनंजय जी, मैं आपको आर्थिक जानकारी मैं तो दे दिया जवाब आपको। जो केंद्र सरकार 30,000 करोड़ की पैकेज नहीं दे पा रही है, वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ से देगी आप बता दीजिए। आप तो सीए भी है, आर्थिक विशेषज्ञ है। 100 लोगों को बिलासपुर में बेदखल क्यों किया, कहाँ जवाब दिए आप? अरे मेरा सवालों का जवाब दीजिए, जनता देख रही भाई। प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ पैकेज की बात करते हैं और आप बोल रहे 30 लाख करोड़ रुपए देने की क्षमता केंद्र सरकार पर नहीं है। मेरी बात मैं बता, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग? क्यों व्यापारी गुमराह कर रहे हैं? क्यों धोखा दे रहे हैं किसानों को? जो रहती है ना, कैश बांटो और खाओ, कैश बांटो और खाओ की नीति हमारी भाजपा सरकार की नहीं है। अरे आप जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार 30,000 करोड़ देने में अक्षम है, जिसमें कैश बेनिफिट भी है, करोड़ का धोखा क्यों, जुमला क्यों की बातें भी हैं, जिसमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की भी बातें। अरे तो कहाँ से दोगे? जब आप 30,000 करोड़ रुपए एक राज्य सरकार को नहीं दे पा रहे हैं, तो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ देंगे? क्यों किसानों को धोखा दे रहे हैं? आप सुन, क्यों व्यापारियों को धोखा दे रहे हैं इस कोरोना महामारी काल में? आपकी पोल खुल रही है। आप तो आर्थिक विशेषज्ञ है, सीए है, भाजपा नेता से ऊपर हट के बात करिए। क्यों बोल रहे हैं आप? आपका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि आपने सच्चाई आज राज्य की जनता को बता दिया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार अक्षम है। 30,000 करोड़ रुपए एक राज्य को नहीं दे पाती तो 20 लाख करोड़ का पैकेज कैसे पूरा करेगी? मेरा बात करने का यह तरीका नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, जनता सुन रही है आपकी बात को। मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। बोलिए अमित जी, बोलिए बोलिए अमित जी, बोलिए। आपने सवाल बिल्कुल किया, स्वागत आपका, स्वागत है। उसके बाद धनंजय जी के पास जाएंगे। 16 लाख करोड़ रुपए का बजट 70 सालों में कांग्रेस की सरकार केवल तय कर पाई थी 16 लाख करोड़ का। 30 लाख करोड़ अगर उसको 6 साल में किसी ने किया तो हमारी केंद्र की मोदी सरकार नहीं किया। 23 सरकारी कंपनियों को बेचने का फरमान जारी किया केंद्र सरकार। प्रदेश को केवल 30,000 करोड़ देंगे तो बाकी प्रदेशों को क्या देंगे? अचार के डब्बे देंगे? कांग्रेस शासित राज्यों को पैसा कैश में चाहिए। अरे जो 30 लाख करोड़ दे पा रहे बाकी प्रदेशों को क्या देंगे? तकलीफ होती है। हम जनधन खातों में डाल रहे हैं, हम उज्ज्वला दे रहे हैं, हम आवास दे रहे हैं। आप तो 30,000 करोड़ नहीं दे पा रहे, प्रदेश को 20 लाख करोड़ का झूठ क्यों बोल रहे हैं? कितना रुपए खर्चा किए उसमें से? कितना रुपए खर्चा किए? 216 करोड़ कागज में दिया, कागज में केंद्र ने आपको भेजा है। कितना कागज में दिया, कागज में बताइए। अरे पैसा आ गया है 2743 करोड़ रुपया। झूठ बोल रहे हैं आप। 2743 करोड़ रुपया केंद्र ने भेजा है। होता जी, हाजी धनंजय जी, होता जी, जी 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 धनंजय जी बताएं बोलिए। कितना रुपया खर्चा हुआ है? धनंजय कुछ बोले। अमित जी धनंजय जी कुछ बोले, बोलिए धनंजय 16 करोड़ में कितना होता खर्चा जी, किया बताओ। होता जी, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। होता जी, जो सच्चाई जो देश जानना चाह रही थी, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो सीए भी हैं और आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, इस बात को स्वीकार कर ली है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ के मांगी 30 लाख करोड़ के पैकेज को देने में अक्षम है। जो 30 लाख करोड़ के पैकेज देने में अक्षम है, वो आखिर 20 लाख करोड़ का पैकेज की झूठी घोषणा कर क्यों कोरोना महामारी काल में
किसानों को, युवाओं को, मजदूरों को, महिलाओं को, छोटे व्यापारी को क्यों धोखा दे रही है, आज प्रमाणित हो चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों का माया जाल बुनते हैं, उस आंकड़े के माया जाल में जनता फंस जाती है और लाभ कुछ नहीं हो पाता है, जनता वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जी की शपथ ग्रहण लेते हैं, राज्य में रमन सिंह की सरकार जो थी 50,000 करोड़ का कर्ज जो भी रास्ता में छोड़ के गई है, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार अपने संसाधन, अपने नीतियों के तहत इस राज्य किसानों का कर्ज माफ किया है, किसानों के दाम 2500 दिए। धनंजय जी, अमित जी, एक सेकंड रोकूंगा आप दोनों को। नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण जहां आर्थिक मंदी था जी। एक सेकंड में दोनों को रोकूंगा, मुझे एक एक करके ले लूं मैं, क्योंकि आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। मैं मान लिया एक सेकंड। अमित जी, धनंजय जी एक सेकंड। अमित जी, धनंजय जी एक सेकंड। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा सर। सुरेंद्र जी, जो बैठक है आपको क्या लग रहा है, बैठक का क्या निष्फल रहेगा, क्या फल रहेगा? क्या मुख्यमंत्री, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अभी जो कर रहे हैं, सारे कलेक्टर से बात कर रहे हैं, कार्यों का समीक्षा कर रहे हैं, किसी पर गाज भी गिर सकती है? सुरेंद्र जी देखिए सर, जिस तरह से ये बैठक हो रही है, उस बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे और जो धरातल पर उतारे, क्योंकि ये एक प्रशासनिक अमले को कसावट लाने के लिए ये इस तरह की बैठक की जाती है। करीब 100 दिन के बाद ये बैठक इस तरह से मुख्यमंत्री आहूत कर रहे हैं, जिसमें सारे जो कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं और संभायुक्त हैं, आईजी हैं और सारे जो अधिकारी हैं, सारे नगर निगम के जो आयुक्त हैं, उस बैठक में शामिल हैं। तो सारा कुछ जो तय होता है कि किस तरह जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, चाहे शहरी इलाके में हो चाहे ग्रामीण इलाके में हो, उनको किस तरह से क्रियान्वयन करना है, उस पर यह चर्चा हो रही है। और ये माना जाए कि ये क्योंकि बारिश होने वाली है, उससे पहले ये सब तैयारी जिस तरह से प्रशासनिक अमले की होनी चाहिए वो हो रही है। ठीक है धनंजय जी, बिल्कुल 30 सेकंड में आखिरी कमेंट, इस बैठक को किस रूप से देखा जाए? प्रशासनिक कसावट और मजबूत हो, समझना चाहती है सरकार, काम धरातल पे कैसी हो रही है? 30 सेकंड। देखिए होता जी, ये बैठक का मूल उद्देश्य यह है कि कोरोना महामारी संकट काल में सरकार की योजनाएं आम जनता को सुलभ और बेहतर तरीके से पहुंचे, योजना का लाभ आम जनता को सीधा मिले। आम जनता का अगर कोई शिकायत है, कोई मुख्यमंत्री संवाद करना चाहता है, उसके लिए ऐप लॉन्च किया गया है। कुल मिला के योजना आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और जिला प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से योजना पहुंचाने का उद्देश्य है। आने वाले समय में स्कूल खुल रहा है, कृषि कार्य है, मनरेगा चला है, ये सारी चीजों को डेवलप करने का काम है। ठीक है अमित जी, 10 सेकंड में क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट? जी होता जी क्या कहेंगे सर? कोविड फाइनल, दोनों की बातें आप सुन लीजिए। असफल साबित हो रही है। जब तक कोरोना से ये प्रदेश मुक्त नहीं होता, जब तक कोरोना से ये प्रदेश मुक्त नहीं होगा, विकास हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए कोविड-19 में जो असफलता है, हाथ लग रही है, उन पे समझ गया आपके जो अब आपके बातों को मैं समझ गया। अब मैं तो इसका जवाब लेने उनकी सुरक्षा धनंजय जी के पास आ नहीं सकता दोबारा। आपकी जो आरोप है, आपको आरोप का जवाब लेने में धनंजय जी के पास आ नहीं सकता। समय हो गया है। धनंजय सिंह जी, अमित चिमनानी जी, साथ ही सुरेंद्र सिंह जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सरकार कसावट लाना चाहती है शासन पे, प्रशासन पे, प्रशासनिक ढांचा पर। साथ ही इस तरह की अगर समीक्षा बैठक होगी तो जिलों में किस तरह से काम हो रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री के सामने रहेंगे और निर्णय लेने में आसान होगा। उससे बड़ी बात है, कोरोना काल में अभी विकास को भी महत्व देना है, क्योंकि बारिश आने वाली है और बारिश के पहले कलेक्टर देखना चाहते हैं किस तरह से काम होता है। आज जवाब तो देना होगा, मैं समय हो गया है। कल एक फिर नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई। वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का अर्थ है आधुनिकरण और वेस्टर्नाइजेशन का अर्थ है पाश्चात्यकरण। बहनों और भाइयों, हमारे विचारधारा में हमने आधुनिकरण को स्वीकार किया, टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया और साइंस टेक्नोलॉजी एक कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है और उसके आधार पर हमको देश को कैसे सुरक्षित करना है, इसका गंभीरता से हमने योजना बनाकर उसका अमल भी किया। आज हमारा देश एक तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग कर रहा है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इनोवेशन, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी
इंफ्रास्ट्रक्चर 21वीं सदी का, सब बातें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक तरफ हो रही है, तो दूसरी ओर शिक्षा के माध्यम से इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, इसका आधार लेकर हम किस प्रकार से हमारे समाज को संपन्न बनाएंगे। केवल हम भौतिकवाद के आधार पर केवल सुखी और समृद्ध नहीं बनेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक आस्था, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इसके आधार पर हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ये विचार भी हमने दिया। मुझे याद है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हमारे लिए एक विचारधारा के रूप में है। उन्होंने वहां कहा था कि मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि सभी लोगों के भाषण हुए, अलग अलग धर्म के लोगों के। जब विवेकानंद जी का अवसर आया तब उन्होंने कहा कि मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है या मेरा धर्म श्रेष्ठ है। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आप जिस पर आस्था रखते, जो भी आपका धर्म हो, आपका भगवान हो, वो श्रेष्ठ है। हमारे संस्कृत में एक सुभाषित था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। और यही विवेकानंद जी ने यही कहा, और आगे ये कहा कि मैं यही प्रार्थना करता हूं कि केवल मेरे धर्म के लोगों का कल्याण हो, ऐसा नहीं, तो पूरे मानव जाति का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। ये भाव उन्होंने हमारे संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर जिस धार्मिक मूल्यों को हम मानते हैं, वही बात विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के सामने रखी। और आज विवेकानंद जी की विचारधारा पूरे दुनिया के लिए आदर्श के रूप में लोगों ने उसको स्वीकार किया। बहनों और भाइयों, एक तरफ हमारी जीवन पद्धति, हमारी परिवार पद्धति, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा पद्धति, और दूसरी ओर कंप्यूटर से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज दुनिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में अगर डोमिनेशन किसी का है तो भारतीय इंजीनियर्स का है। वर्ल्ड में ये रेपुटेशन हमारे इंजीनियर्स ने पैदा किया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी कंपनी को लेना है तो भारतीय युवा का नाम जब सामने आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये हमने सिद्ध करके दिखाया। मैं जापान में गया था, जापान के प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा था कि आपके देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो इतने होशियार हैं। समझ में नहीं आता कि क्या उनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या। हमारे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, अमेरिका में 10 डॉक्टर अगर अच्छे होंगे तो 4 डॉक्टर भारतीय है। आप यूके में जाइए, अमेरिका में जाइए, पूरे विश्व में हमारे डॉक्टर को एक रिकॉग्निशन है, एक रिस्पेक्ट है। हमने हमारे विशेष रूप से शिक्षा पद्धति के द्वारा जो संस्कार करके जो पीढ़ी बनाई है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे विश्व में आज किसी भी देश में जाइए, हमारा जो भारतीय समाज है, कोई भोपाल से, कोई ग्वालियर से, कोई नागपुर से, कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई चेन्नई से, सब लोगों ने वहां जाकर अपना एक आदर्श स्थान 6.9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66. न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और उस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली में। कि श्रीलंका हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी भूमि हम कैसे कब्जे में लिए। हमारी विस्तारवादी भूमिका नहीं है, तो हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, हम आगे जाएंगे, यही भूमिका हमने रखी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो विदेश नीति हमको दी, उसी के आधार पर हमारे सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध है। हम न किसी के ऊपर अन्याय करेंगे, न अत्याचार करेंगे, न किसी की भूमि को हम अतिक्रमित करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज पूरे विश्व में भारत के सामर्थ्य की, भारत के नेतृत्व की प्रशंसा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टफुल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये आज भाव पैदा हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर मोदी जी के जिस प्रकार से पूरे विश्व में स्वागत हुआ और जिस प्रकार से भारत को रिकॉग्नाइज किया गया, रिस्पेक्ट दिया गया, यही 5 साल में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहनों और भाइयों, आज हमारी ताकत, हमारा लोहा पूरी दुनिया स्वीकार करती है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ हमारी इंडस्ट्री, हमारे उद्योग आगे जा रहे हैं और स्वाभाविक रूप से 5 साल में हमने जो श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी, जो हमारी संकल्पना थी, उसके आधार पर हमने योजना बनाई। पर योजना केवल किताबों में रखी नहीं, एप्रोप्रिएट विजन, भविष्य की योजना हमने तैयार करके उसके ऊपर अमल करके दिखाया कि 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमको करना है। तो यह आत्मनिर्भर भारत कैसा होगा, उस भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उस भारत के पोर्ट कैसे होंगे, उस भारत की रेलवे कैसे होगी, उस भारत के जलमार्ग कैसे होंगे, उस भारत में हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हमारे किसान कैसे होंगे, उस भारत में हमारे गांव कैसे होंगे, उस भारत में हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होगी, उस भारत में पावर कैसे होगी, एक एक चीज की योजना हमने तैयार की। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब बातों में योजना बनाई। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो नदी जोड़ प्रकल्पों के लिए 16 प्रकल्पों के डीपीआर पूरे किए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हम नदी जोड़ प्रकल्प करेंगे, उन्होंने नींव रखी और हमने उस पर डीपीआर बनाकर हमारा केन बेतवा जैसी योजना है, उसको पानी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में कैसे जाएगा, इसकी योजना बनाई। मेरा विश्वास है कि नजीक के काल में यह सब योजना बनाकर हमारे देश के किसानों के लिए सिंचाई का परसेंटेज बढ़ाएंगे। पानी अगर होगा, सिंचाई अगर होगी, तो गांव का विकास होगा। और इसीलिए आज हम बड़े प्रमाण पर कई छोटे डैम, बड़े डैम, तालाब, तो कहीं हम लोग जल संवर्धन का काम कर रहे हैं। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। हम पानी का जल संवर्धन कैसे करें। और आज मुझे विश्वास है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो 1970 से 9 प्रोजेक्ट अटके हुए थे, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब जगह झगड़े थे, कोई आके बात ही नहीं करता था। हमने 9 में से 7 प्रोजेक्ट पूरी तरह सुलझाए। पाकिस्तान और भारत की निर्मित होने के बाद 3 नदियां भारत को मिली, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, पर 3 नदियों में हमारे अधिकार का पानी था, बहकर पाकिस्तान जा रहा था। पर हमारे स्टेट एक दूसरे में, उनमें यूनैनिमिटी नहीं बन रही थी, एक मत नहीं बन रहा था, विवाद बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को फायदा हो रहा था। हमने निर्णय किया, मोदी जी ने मुझे आग्रह से कहा कि किसी भी हालत में यह मसला जो है, इसको आप किसी प्रकार से सुलझाओ।
और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, सब मुख्यमंत्रियों को मैंने बुलाया और मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 प्रोजेक्ट अटके हुए थे उसमें से 7 प्रोजेक्ट शुरू हुए, उसका काम भी शुरू हुआ। जो हमारे नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अब वो पानी रोकने में हम कामयाब होंगे और वो पानी राजस्थान को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा और पंजाब को मिलेगा। निर्णय नहीं होते थे, पुराने समय में निर्णय न करना यही सरकार की नीति थी। और इसलिए बहनों और भाइयों, राष्ट्रवाद के आधार पर सभी दृष्टि से हमारा राष्ट्र संपन्न कैसे होगा, ये अगर हमको करना है तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इसकी जरूरत थी। सुशासन और विकास, और सुशासन और विकास करने के साथ हमको टेक्नोलॉजी यानी ई गवर्नेंस की आवश्यकता थी। टेक्नोलॉजी के सिवा सुशासन नहीं आ सकता, विकास नहीं हो सकता। और इसलिए सुशासन, विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, ये सूत्र हमने स्वीकार किया। और आज आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी बदली है, कितने बड़े प्रमाण पर हमने चेंजेस किए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खुले, एक समय दिल्ली से पैसे सबके अकाउंट में डालने का काम हमने किया, ये चमत्कार है। अभी ड्राइविंग लाइसेंस आपको हाथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके कागज, इंश्योरेंस के, गाड़ी के एक वॉल्ट में रखे हैं और मोबाइल फोन पर उसका कनेक्शन है। अगर कोई पुलिस वाला रोकता है तो तुरंत मोबाइल फोन से अपने डॉक्यूमेंट उसको दिखा दो, आगे जाओ। ड्राइविंग लाइसेंस 30% लाइसेंस बोगस बनते थे, एक आदमी 4 जगह लाइसेंस लेता है। अब पूरे ई गवर्नेंस के साथ ड्राइविंग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बहनों और भाइयों, टेक्नोलॉजी इतनी बदली है कि अब किसी भी चीज का मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। और ये सब करते समय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ध्यान रखा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक से पिछड़े हुए हैं, वो अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्देश्य होगा। 1 करोड़ लोग इस देश में साइकिल रिक्शा चलाते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि आदमी आदमी को खींचता, इस रिक्शा में मैं नहीं बैठना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, यह आदमी का शोषण है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी